नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए हुए रवाना। मालदा के शरणार्थी शिविरों में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग की टीम प्रभावित इलाकों के दौरे पर। उत्तराखंड में 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट। एसडीआरएफ ने सावधानी बरतने की दी सलाह। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से मौसम बदलने के आसार। टैरिफ के टेंशन के बीच वॉशिंगटन में मिले ट्रंप और मेलोनी। संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने निष्पक्ष व्यापार समझौते की जताई उम्मीद। विश्व धरोहर दिवस आज। इस साल की थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। विश्व धरोहरों की सूची में भारत ने लगातार किया अपनी मौजूदगी का विस्तार। और नीरज चोपड़ा की गोल्डन शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका में इन्विटेशनल टूर्नामेंट में जीता सोना। 84.52 मीटर थ्रो के साथ रहे टॉप पर। और सुबह की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से आज फिर करेंगे मुलाकात। इसके साथ ही वो हिंसा प्रभावित मालदा भी जाएंगे। और इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पीड़ितों को लेकर राजभवन पहुंचे थे और उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई थी। मजूमदार ने राज्यपाल से केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की ताकि प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित की जा सके। वहीं पीड़ितों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही पलायन करने वाले हिंदू परिवारों की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की मांग भी की। इस दौरान राज्यपाल ने उनकी व्यथा भी सुनी और पीड़ितों ने बताया कि कैसे उनके लोगों को मारा गया, उनके सामान को लूटा गया, घर दुकानों में दंगाइयों ने आग लगा दी और उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। राज्यपाल ने कहा कि वो खुद वहां की वास्तविकता देखेंगे। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए। पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिए मालदा रवाना हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजया राहतकर ने कहा कि हमें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में और महिलाएं भी डरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हम वहां जाकर महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार स्वीकार नहीं किए जाते और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। महिलाओं का उत्पीड़न भी हुआ है और उसके साथ साथ महिला बहुत भयभीत भी है। इन सभी स्थिति का हमें जायजा लेना होगा। प्रत्यक्ष शिविर में हम जाएंगे, उन महिलाओं के साथ बात करेंगे और स्थिति समझ कर लेंगे। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसका संज्ञान हम जरूर लेंगे। मालदा के परलालपुर में स्कूल में पीड़ितों को रखा गया है। हालांकि अभी मीडिया को पीड़ितों से बात नहीं करने दी जा रही है। स्कूल के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक दिन पहले परलालपुर में स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत राय ने। पश्चिम बंगाल के परलालपुर में इस समय हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उस स्कूल की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो कि दुलियान से हिंदू शरणार्थी यहाँ पर पलायन करके आए हैं। ये स्कूल है और इसके बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम जो हैं प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा बंगाल पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम ग्रामीण जो हैं वो बाहर की ओर आपको नज़र आ रहे हैं। दरअसल जो शरणार्थी हैं उनको यहाँ पर जो है वो रखा गया है और शरणार्थियों से फिलहाल किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो पुलिस है वो यहाँ पर बाहर नजर आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि फिलहाल किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये वही स्कूल है जो कि धुलियान से सभी हिंदू शरणार्थी जो नाव के सहारे गंगा को पार करके इस तरफ आए थे और अभी भी जो हिंदू शरणार्थी हैं वो अंदर आपको नजर आ रहे हैं। कुछ शरणार्थियों को आपको दिखाना चाहूँगा कि स्कूल की छत पर वो बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तमाम जो गतिविधियाँ बाहर चल रही हैं उनको देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदू शरणार्थियों को कब न्याय मिलेगा, कब ये वापस अपने घरों को जा पाएंगे और क्या सरकार ये भरोसा दिला पाएगी कि आने वाले समय में इस तरीके की हिंसा दोबारा नहीं होगी। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, मालदा।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। समिति को पीड़ितों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने में सुविधा प्रदान करने और अंतराल अवधि के दौरान विस्थापित व्यक्तियों के कल्याण की निगरानी करने का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने कहा है कि 3 सदस्यीय समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के एक अधिकारी के अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव शामिल होंगे। उन्हें 15 मई 2025 तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसूर चौधरी की खंडपीठ ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 12 अप्रैल के पहले के आदेश के अनुसार मुर्शिदाबाद के प्रभावित क्षेत्रों में बने रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब मौसम से जुड़ी खबर की। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से अगले 3 दिन तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवाएं और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, लेकिन उत्तराखंड में आज से 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कुमाऊं मंडल में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, लेकिन आज से गढ़वाल मंडल में भी बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि राज्य के बाकी जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश ही नहीं बल्कि इन जिलों के लिए आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम के बदलते मिजाज को देखकर उत्तराखंड में एसडीआरएफ ने लोगों को सलाह दी है कि वो सावधानी बरतें। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और नोडल अफसरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर पर यह भी कहा गया है कि पर्यटक अभी इन इलाकों में ना जाएं। दुर्घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश, रास्ता बंद होने पर जल्द खुलवाने के निर्देश। राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में रहेंगे। साथ ही सभी चौकी और थाने आपदा संबंधी उपकरणों के साथ हाई अलर्ट पर। खाद्य सामग्री और मेडिकल की पर्याप्त व्यवस्था को स्कूलों में बच्चों के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए और साथ ही लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील मार्गों पर उचित व्यवस्था हो। तो उत्तराखंड में इस समय तैयार है एसडीआरएफ। मौसम में अगर कोई भी बदलाव देखने को मिला या कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें आपदा आ सकती है, ऐसे में एसडीआरएफ ने पूरी तैयारी कर रखी है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कल दिल्ली के अधिकारियों से मुलाकात की है और यमुना नदी की सफाई को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री, जल शक्ति मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री और साथ ही साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में नदी की वर्तमान स्थिति और उसकी सफाई और उसके साथ ही उसके पुनरुद्धार से जुड़ी चल रही योजनाओं पर विस्तार से बातचीत हुई है। ड्रेनेज प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, सुवेज प्रबंधन, सेप्टेज और डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन, साथ ही औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना में कमियों की पहचान और उसकी निगरानी के उपाय, यमुना नदी के प्रवाह में सुधार, बाढ़ क्षेत्र का संरक्षण, ग्रीन रिवर फ्रंट का विकास और जन जागरूकता जैसे कार्यों पर विशिष्ट समय सीमाओं के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। दिल्ली की पेयजल प्रणाली का पुनर्विकास कर जल रिसाव और गैर राजस्व जल को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली समग्र जल प्रबंधन के लिए एक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगी और उसे शहर के मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा। यमुना नदी के हरियाणा खंड, दिल्ली खंड और दिल्ली से प्रयागराज के संगम तक के खंडों में की जाने वाली कार्रवाई पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छठ पूजा का त्योहार मनाते समय दिल्ली के लोगों के अनुभव में सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही यह पे इस बात पर भी जोर दिया गया है कि लोगों में नदी के प्रति सम्मान जागृत करने और यमुना नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों और युवाओं के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लोगों और नदियों के बीच संपर्क बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें नदी के पुनरुद्धार और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवकों को शामिल करते हुए जन भागीदारी आंदोलन चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली खंड के अतिरिक्त ब्रज क्षेत्र जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ब्रज यात्रा को नदी जन आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि नालों में प्रवाह को मापने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्यप्रणाली की निगरानी के साथ सूक्ष्म स्तर पर रियल टाइम डेटा एकत्र किया जा सके।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार पर दिल्ली के कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री भी मौजूद रही और प्रधानमंत्री ने जो कार्यप्रणाली जो उनके सामने पेश की गई उसमें बताया कि छठ त्योहार से पहले लोगों को ये सुविधा मिले कि वो यमुना में उनका नदी के साथ संपर्क और बढ़ सके। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज गुड फ्राइडे है, इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट भी पेश करेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इस दौरान देश की GDP विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है। ये जानकारी UNCTAD की एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विकास दर में तेजी ऐसे समय पर बनी हुई है जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और दुनिया मंदी के रास्ते पर जा रही है। UN की रिपोर्ट में भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जो उच्च सरकारी व्यय और मौद्रिक नीति प्रोत्साहन के साथ विकास को गति दे रहे हैं। रिपोर्ट में जारी अनुमान के मुताबिक चीन की वृद्धि दर 4.4% रह सकती है, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ की वृद्धि दर भी 1% रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि फ्रांस, जर्मनी और इटली की GDP वृद्धि दर 1% से कम रहने की उम्मीद है। इसी तरह जापान की GDP वृद्धि दर घटकर मात्र 0.5% रह सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच विकासशील देशों को मौजूदा व्यापार संबंधों का लाभ उठाना चाहिए। आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। ये दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करने का दिन है। गुड फ्राइडे मानव समाज को प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देता है। यह ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि शुक्रवार को सूली पर चढ़ने के तीसरे दिन यानी रविवार को यीशु मसीह फिर जीवित हो गए, इसलिए 2 दिन बाद ईस्टर संडे मनाया जाएगा। दुनिया के अलग अलग देशों में गुड फ्राइडे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। सभाओं में यीशु के क्रॉस पर चढ़ने की कहानी पढ़ी जाती है, भजन गाए जाते हैं और उपदेश दिए जाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा है कि गुड फ्राइडे के दिन हम ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। ये दिन हमें दयालुता, करुणा और हमेशा उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है। शांति और एकजुटता की भावना हमेशा बनी रहे। कांग्रेस और बीजेपी इन दिनों फिर से आमने सामने और इस बार मसला है नेशनल हेराल्ड केस का। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आने के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया था कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इस पर बीजेपी ने कहा कि सिर्फ 50 लाख में गांधी परिवार ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल कर ली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी में सियासत गरमाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का वार, मुश्किल में गांधी परिवार। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और नेशनल हेराल्ड मामला उसकी पोल खोल रहा है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस और गांधी परिवार पर आक्रामक है और उसका कहना है कि कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। A nominal amount of कितना 50 लाख रुपया and they acquired assets for 2000 crores और आप सेक्शन 8, सेक्शन 25 की बात करते हैं। This is a open and shut case of fraud, corruption and money laundering. ये देशव्यापी जो शोर मचाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए
कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है, 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जी को दिया जाता है 14% शेयर। इस मामले में आरोप है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज फ्री लोन दिया, जिसे चुकाया नहीं गया। नवंबर 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 90.25 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। आरोप है कि यंग इंडिया ने साल 2011 में एजेएल के लगभग सभी शेयर और प्रॉपर्टी खरीद लिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस तरह 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो यंग इंडिया के पास और उनके अधीन हो गया। मात्र 50 लाख और वो भी डोटेक्स इंडिया से लेकर ये बन गए मालिक, जिसके पास 76% शेयर था, मां और बेटे। अब इसी मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर चार्जशीट हुई है, जिस पर कोर्ट 25 अप्रैल को संज्ञान लेगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते आगे, पंजाब में ग्रेनेड हमलों के मास्टरमाइंड हरप्रीत सिंह को अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है। हरप्रीत सिंह को इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि ICE ने कस्टडी में लिया है। FBI सैक्रामेंटो ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके गिरफ्तारी की जानकारी दी है। आतंकी हरप्रीत पर पंजाब में आतंकवादी हमलों का आरोप है। FBI और ERO की संयुक्त टीम ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में आतंकवादी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। हरप्रीत सिंह 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह से जुड़ा हुआ है। हरप्रीत अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था और पकड़े जाने से बचने के लिए बर्नर फोन का इस्तेमाल करता था। आज विश्व धरोहर दिवस है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व, उनके अस्तित्व के संभावित खतरों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास आज कुल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? इनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित श्रेणी की धरोहर है। ये आंकड़ा सिर्फ गर्व का विषय नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि हमारी विरासत को अब वैश्विक मंच पर भी वही सम्मान मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। और यही वजह है कि भारत अब उन गिने चुने देशों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास 40 से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में पहले पायदान पर न अमेरिका है, न ही चीन, बल्कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आज इटली के पास है। पूरी दुनिया में अभी तक 1223 से अधिक साइट्स को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिल चुकी है। लेकिन भारत की बात ही कुछ और है। यहाँ की विरासतें सिर्फ दीवारों में कैद कहानियाँ नहीं हैं, ये जिंदा सभ्यता की निशानियाँ हैं जो हमारी पहचान को दुनिया भर में स्थापित कर रही हैं। पिछले दशक में भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विरासत व संस्कृति के प्रभावी प्रदर्शन के फलस्वरूप यूनेस्को ने कई भारतीय विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता प्रदान की है। बीते 10 सालों की बात करें तो भारत की 12 से अधिक साइट्स को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। 2023 में ही असम की मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली को 43वीं धरोहर के रूप में चुना गया। ये सम्मान केवल पत्थरों और इमारतों को नहीं मिला, बल्कि उसे मिला है जो हमारी संस्कृति की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इस लिस्ट में शामिल कुछ प्रमुख नाम हैं: जयपुर का ऐतिहासिक शहर, कंचनजंगा नेशनल पार्क, रानी की वाव, वेस्टर्न घाट्स, धोलावीरा, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। जब यूनेस्को किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देता है तो उसके महत्व में केवल इजाफा नहीं होता, बल्कि उस स्थल के संरक्षण, सुरक्षा और प्रमोशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद भी जुटाई जाती है। साथ ही उस क्षेत्र में पर्यटन तेजी से बढ़ता है, जिससे लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होता है। यही वजह है कि भारत आज विश्व धरोहर संपत्तियों की संख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है।
एक ऐसा स्थान जो हमारी विरासत की वैश्विक स्वीकार्यता को बयां करता है। अब बात करते हैं दो ऐसे खास स्थानों की जिन्होंने भारत को वर्ल्ड हेरिटेज मैप पर कुछ अलग ही पहचान दी है। सबसे पहले अहमदाबाद, भारत का पहला शहर जिसे 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। ये शहर इतिहास और आधुनिकता का एक अनोखा संगम है, जहां एक ओर आपको सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों की अद्भुत वास्तुकला देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर साबरमती नदी पर बना अटल ब्रिज आपको नए भारत की तस्वीर दिखाता है। और दूसरा है भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज विलेज, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बसा प्रागपुर। ये गांव इतना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है कि यूनेस्को ने इसे गांव होते हुए भी विरासत का दर्जा दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत का सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाला राज्य कौन सा है, तो इसका जवाब है महाराष्ट्र। यहाँ 5 ऐसी धरोहरें हैं जो यूनेस्को की लिस्ट का हिस्सा हैं, जिनमें अजंता और एलोरा की गुफाएं भी शामिल हैं। तो अगली बार जब आप ताजमहल, धोलावीरा या अजंता की गुफाओं जैसी जगहों पर जाएं, तो जरा ठहर कर सोचना, आप एक ऐसी विरासत के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की संपत्ति है। और इसका संरक्षण सिर्फ किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, जहां खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, ये हमारी पहचान बनती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी ट्रंप और मेलोनी की मुलाकात से जुड़ी खबर के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ट्रंप और मेलोनी की मुलाकात से जुड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने अमेरिका और यूरोप के बीच संभावित व्यापार समझौते के बारे में आशा जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यह व्यापार समझौता एक निष्पक्ष सौदा होगा और यह अवश्य होगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह समझौता होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एक बार फिर से महान बनेगा। वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने पुष्टि की कि उन्होंने रक्षा खर्च, आप्रवास और टैरिफ पर भी चर्चा की है। मेलोनी ने कहा कि वो ट्रंप को इटली की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सहयोगी देशों से आयात पर 20% टैरिफ लगाए जाने और फिर रोक दिए जाने के बाद इटली की प्रधानमंत्री वॉशिंगटन का दौरा करने वाली पहली यूरोपीय नेता हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने पहले अमेरिकी टैरिफ को गलत बताया था। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी परिसर में गुरुवार को गोलीबारी की घटना से दहशत फैल गई। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। तलाहासी मेमोरियल हेल्थ केयर में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ जारी है। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत के स्टार भल्ला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन की शुरुआत गोल्ड के साथ की है। नीरज इस साल पहली बार ट्रैक पर उतरे और स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चैफ्स्टूम में एक इवेंटेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज ने 84.52 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इस टूर्नामेंट में यह उनकी थ्रो की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी रही। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। नमस्कार।